हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द ब्यूटीफुल सा चैनल DY क्लासेस बाय रंजीत सर। तो क्या हाल है प्यारे बच्चा लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत यादव और मैं आया हूँ आपके लिए एक छोटा सा प्रयास लेकर। तो दोस्तों, आपने देखा था पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश में 3 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। तो आज हमारा है प्रकाश का लेक्चर नंबर 4। तो दोस्तों, उसमें आपको मैंने पढ़ा दिया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और दर्पण से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था, समतल दर्पण से रिलेटेड। तो उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, जिस वजह से मैं प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं करवा पाया था। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटेल में गोली दर्पण क्या है और गोली दर्पण के क्या क्या प्रकार हैं और उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम एक न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। तो आपने देखा था हम लोगों ने परावर्तन में 2 नियम पढ़े थे। एक पहला नियम था दोस्तों कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा था कि आपतन को आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में थे। तो दोस्तों, जो हमारा परावर्तन का फर्स्ट लॉ है, आपतन कोण सदैव परावर्तन के बराबर होता है, इसमें दोस्तों हमेशा एक न्यूमेरिकल इससे बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दिया है, नीचे दिए गए आकृति में दूसरे दर्पण से परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन, यदि आपका जैसे आप बोला जाता है रेखा गणित में, जैसे आपका कोण से रिलेटेड जो टॉपिक है अगर वो मजबूत होगा तो आप इसे बहुत अच्छे से कर पाओगे, और यदि नहीं कर पाओगे तो मैं किस लिए हूँ। चलिए दोस्तों, तो अब मैं बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक प्रकाश की किरण आ रही है और इस दर्पण पर आपतित हुई, तो तुरंत यहाँ पर एक अभिलंब खींचा गया है, और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण दिया है आपको 60 अंश ये दे दिया गया है। अब आप देख सकते हैं, तो हमसे पूछा है दूसरे दर्पण से परावर्तन कोण, यानी दोस्तों ये जो हमारा दिया गया है दर्पण 2, दूसरा दर्पण का नाम दिया गया है, इससे हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से तुरंत उतने ही कोण पर क्या होगा, जब आपतित किरण आ रही है तो उतने कोण से वो परावर्तित हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ वाला भी हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। इसमें केवल दोस्तों आप रचना कर करके आप निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि ये हुआ हमारा 60 अंश, क्योंकि आपतन कोण I इज इक्वल टू कोण R। इस वाले दर्पण के लिए परावर्तन कोण ये है, तो जितना भी आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण हो गया पहले नियम से। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अब हमें निकालना है यहाँ पे, जैसे ही ये आपतित हुई प्रकाश की किरण, इस पर हम खींचेंगे एक अभिलंब। तो दोस्तों जब अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ वाला एंगल क्या होगा, ये जैसे ही पता कर पाएंगे तभी हम यहाँ वाला कोण ज्ञात कर पाएंगे, जो कि हमारा होगा R। अब देख सकते हैं यहाँ पे, यदि मैं इसको I मान लूँ तो ये हो गया R। अब हम कैसे इसको सॉल्व करें, तो आप देख सकते हैं, पहले अगर मैं इस दर्पण को इस प्रकार कर दूँ, इस प्रकार रख दूँ, मतलब ऐसे कर दूँ, तो मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण यहाँ आई, ये हुआ हमारा अभिलंब। ध्यान से देखिएगा यहाँ 60 है, तो दोस्तों ये वाला कोण भी क्या हुआ, 60। अभी इस वाले फिगर को हम इस प्रकार समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं जब यहाँ 60 हुआ, हम जानते हैं अभिलंब यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बनाता है, 90 अंश। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जब यहाँ का 60 अंश हो चुका है तो यहाँ का क्या हो जाएगा, 30 अंश, क्योंकि टोटल कितना है 90, जिसमें से 60 इतना है तो इतना कितना बचा, 30 बचा। तो दोस्तों यहाँ वाला क्या हो जाएगा, 30, यानी अगर हम 90 में से, टोटल 90 में से इस 60 को घटा देंगे तो बचेगा हमारा 30 अंश। तो कुल मिला जुला कर दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया हमारा, क्योंकि ये टोटल क्या था, अभिलंब है, और यहाँ से यहाँ तक अभिलंब बनाएगा 90, जिसमें से ये 60 हो चुका है, तो यहाँ वाला कोण कितना होगा, 30 अंश। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ क्या होगा, हमारा 90 अंश होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज पहले से लग रहा है। अब यदि हम यहाँ का पता करें दोस्तों, तब जाकर हम इस वाले कोण को प्राप्त करेंगे, और परावर्तन का नियम लगाकर हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ A B C, जिसका काम है मैं उसको नाम दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, अब लगाते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। आप देख सकते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यहाँ वाली वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इसको मान लेते हैं x। दोस्तों यदि फिगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा आप, जैसे मैं शुरू में बनाया है, आप धीरे धीरे बनाते चलिएगा, ताकि आपको जब मैं फिगर ड्रा कर दूंगा तो ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ आपको फिगर, ये वाले फिगर से हमें मतलब है इस समय, इससे। तो यहाँ वाला है दोस्तों 30,
यहाँ वाला है हमारा 90 और हमें इसका निकालना है ताकि हम इस पर यहाँ वाला कोड निकाल सके, तब जाकर हम इस वाले को फाइंड करेंगे। यही वाला फिगर यहाँ मैं बनाया हूँ दोस्तों। आप समकोण त्रिभुज ABC में देख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, यहाँ की वैल्यू माने हैं x, मान लिए हैं कि यहाँ क्या है हमारा x है, यहाँ x माने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हम 30 और 90 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि 120 हो जाएगा, उसके बाद प्लस x बराबर 180। यहाँ पे देख सकते हैं 180 में से फिर उसको ले जाएंगे उधर, पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा आएगा यहाँ 60। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ की वैल्यू हमें आ चुकी है, यहाँ का क्या है 60। चलिए मैं इसमें न दिखाकर इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ की वैल्यू हमारा आ चुका है 60। अब आप देख सकते हैं ये हुआ हमारा अभिलंब, ये है हमारा क्या अभिलंब, और अभिलंब जानते हैं कि दर्पण से 90 अंश का कोण बनाता है। और जो कि एक प्रकाश की किरण यहाँ से जब आ चुकी है तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने अभी फाइंड किया कितना है 60, तो यहाँ वाला कितना बचेगा दोस्तों 30, क्योंकि तभी 60 और 30 मिलेंगे तभी जाकर हमारा यहाँ 90 आएगा। और जैसे ही दोस्तों तो आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आई की वैल्यू यदि हमें फाइंड करना है तो 90 में से 60 निकाल देंगे तो कितना आएगा 30। अब लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से अगर हमें आर को फाइंड करना है तो कोण आर, तो वो बराबर होगा कोणाई के, और कोणाई का मान है 30। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना इजी क्वेश्चन था, देखने में टफ लग रहा था कि हम कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन ये तो बहुत ही आसान हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं दोस्तों ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आपको वो सॉल्व करना होगा, मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों यदि आप नहीं कर पाएंगे तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। चलिए दोस्तों, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, सेम टू सेम दोस्तों क्वेश्चन यही रहेगा, मतलब जो मैं दिया हूँ बस ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। नीचे दिए गए आकृति में दूसरे दर्पण से परावर्तन कोण ज्ञात करना है। अब हम यहाँ आपको दे रहे हैं एक समतल दर्पण, ये है एक आपका, ये है दर्पण 1, ये हुआ हमारा दर्पण 1। यहाँ मैं एक दर्पण ऐसे दे रहा हूँ दोस्तों जो कितने एंगल पे झुका है 105 एंगल पे झुका है अंश पे। उसके बाद दोस्तों क्या है, अब मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और यहाँ मैं खींच लिया हूँ अभिलंब, और ये वाला दोस्तों यहाँ का एंगल है 45 अंश। अब आपसे कह रहा है कि दूसरे दर्पण से परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। आई होप आप इसको कर पाओगे दोस्तों, सेम टू सेम उसी तरह है। अगर नहीं आप कर पाओगे तो मैं आपको अगले वीडियो में इसका सलूशन दे दूंगा। अब उसके बाद दोस्तों अब हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। मैंने आपको बताया था उसमें कि यदि दो दर्पणों के बीच झुकाव कोण थीटा हो तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर था 360/θ-1, और मैंने वहाँ एक कंडीशन बताया था। ये वाला फार्मूला तब लगाएंगे जब n की वैल्यू क्या हो, सम हो, क्योंकि हमें प्रतिबिंबों की संख्या हर बार क्या लाना है, विषम लाना है। अभी आज जो आपके सिलेबस में है, हम लोग जब भी देखेंगे यदि 360/θ सम आ रहा है तो उसमें से एक घटा देंगे, अगर विषम आया तो वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं क्वेश्चन आपको कि दो दर्पणों के बीच, यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश हो तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यही फार्मूला आप लगा सकते हो। पहले तो आप निकालो, पहले आपका कार्य होगा n बराबर 360/θ अप्लाई कर दीजिए। 360/θ यानी 360 थीटा की जगह पे रखेंगे 60। उसके बाद जब काटेंगे तो यहाँ आएगा 6 में से घटाएंगे, हमारा आंसर आएगा 5। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार ये न्यूमेरिकल है, और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स है, और मैं हमेशा आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल्स लाकर प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेक्चर समझाऊंगा, थ्योरी बताऊंगा। उसके बाद मैं दोस्तों आपको अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम ले चलते हैं आपको गोलीय दर्पण पर।
तो दोस्तों अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक गोलीय दर्पण। आपने देखा था दर्पण में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ा था, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, जहां हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में डिटेल पढ़ लिया था। अब हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो समझिए गोलीय दर्पण क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं कि वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का काटा गया भाग हो तथा उसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट किया हो। दोस्तों बिल्कुल ना घबराइए, ये सब क्या हो रहा है अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आपको कोई खोखला गोला लेना है, वो भी कांच का। जैसे आप कभी फुटबॉल देखिए, फाड़ दीजिए बीच से तो आपको ऐसा निकलेगा दिखेगा, या कभी आप कोई कैनो जो गेंद आप क्रिकेट खेलते हो उसको बीच से फाड़ कर देखिए तो आपको कटोरी की तरह दिखाई देगा। वही बात मैं कर रहा हूँ कि वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का कांच के, यहाँ लिख ले जो किसी, यहाँ दोस्तों थोड़ा सा आप इंक्लूड कर लीजिएगा, कांच के, क्या बोलेंगे आप लोग, कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग हो तथा उसके एक तल पर पारे की कलई कोई पेंट किया रहा हो, यहाँ दिया गया है, अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट किया हो और दूसरा तल परावर्तक हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। दोस्तों आप अच्छे से इस डेफिनेशन को लिखिएगा और थोड़ा सा समझ कर यदि आप इसको याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। तो आप देख सकते हैं ये हुआ हमारा, जैसे मैंने खोखला गोला एक बनाया है, उसके ठीक बीचों बीच मैंने इसे काट लिया। आप देख सकते हैं इधर मैंने पेंट कर दिया है और इसका इधर वाला जो अंदर वाला हिस्सा है आपको वो परावर्तक है, और यहाँ मैंने इस बार क्या किया है, अंदर वाला पेंट कर दिया है और बाहर वाला तल चिकना रखा है। तो आप देख सकते हैं मतलब क्या है। इन्हीं दोनों आकृतियों के आधार पर हम गोलीय दर्पण के प्रकार को पढ़ लेते हैं। क्या कहा है, गोलीय दर्पण के प्रकार में यह निम्न दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा होता है दोस्तों उत्तल दर्पण, जो कि मैं अभी इसे मिटाने के बाद समझा दूंगा। और उत्तल दर्पण होता है जिसका नाम है कन्वेक्स मिरर। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप अवतल को समझिए। यहाँ दिया गया है वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे तल से होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि एक तल परावर्तक रहेगा, दूसरा तल क्या होगा, पेंट किया रहेगा। तो कहा जा रहा है ऐसा दर्पण जिसमें क्या होगा, परावर्तन दबे तल से होगा, मतलब परावर्तक तल दबा हुआ होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। यहाँ आपको मैंने फिगर बना के दिखा दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ वाली जो अंदर वाली चीज़ है वो परावर्तक है और पीछे वाली चीज़ यहाँ आपको दिख रही है बाहर की, वो है पेंट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ दिखा दिया है आपको परावर्तक तल। अगर आप डेफिनेशन देना चाहेंगे उत्तल दर्पण का तो सेम टू सेम यही डेफिनेशन होगा कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे तल से होता है। अब दोस्तों अंदर वाला पेंट किया रहेगा और बाहर वाला परावर्तक होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं उसका भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण दोस्तों वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों आपने देखा कि अभी परावर्तक तल क्या होता था, एक दबा हुआ होता था तो वो अवतल कहलाता था। अब जिसमें परावर्तक तल उभरा हुआ होगा, उसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होने लगेगा, उसे हम लोग बोल देंगे उत्तल दर्पण। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में जान लिया। अब दोस्तों आते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दोस्तों ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब यहाँ से हम लोग प्रतिबिंब निर्माण की ओर बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सब जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये उन सब में आएंगे। तो दोस्तों इन सबको जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गोलीय दर्पण से परिभाषाओं में हम लोग पहला पढ़ रहे हैं ध्रुव क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने देखा अभी गोलीय दर्पण का परावर्तक तल यही है और मैंने बोला है परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को। तो आप बताइए, आप ही सोचकर बता सकते हैं कि यहाँ केंद्र कहाँ होगा। तो एकदम ठीक बीचों बीच होगा कि नहीं, तो उसे हम लोग, और यहाँ मैंने लिखा है इसे P से दिखाते हैं, तो ये हुआ हमारा P। ये अवतल हुआ तो इस प्रकार होगा, उत्तल हुआ तो इस प्रकार होगा, ठीक बीचों बीच ये P हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम लोग वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दोस्तों ये क्या है, अभी हम लोगों ने जाना है कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से दिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों सेंटर मतलब केंद्र का स्पेलिंग क्या होता है, सेंटर, और सेंटर की स्पेलिंग शुरू होती है C से, इसलिए हम लोग इसे दिखाते हैं C से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण हुआ तो ये, उत्तल दर्पण हुआ तो इसका इधर होगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ अगले टॉपिक पर।
तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वक्रता त्रिज्या। अब देख सकते हैं गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका मतलब बार बार हम लोग तो यही डेफिनेशन काम में ले रहे हैं कि गोली दर्पण जिस गोले का काटा गया, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या को उसकी दर्पण की क्या बोल देंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या को बोल देंगे। और त्रिज्या की अंग्रेजी रेडियस होता है, इसलिए दोस्तों हम इसे कैपिटल आर से दिखा देते हैं। आप इसको स्मॉल आर से भी दिखा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कैपिटल आर से दिखा है तो मैं भी कैपिटल आर से दिखा देता हूँ भाई। अब देख सकते हैं आप यहाँ से आप इसका एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं दोस्तों, क्या कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेकिन आप वो डेफिनेशन दे दीजिए, वही सफिशिएंट है आपके लिए। अब देख सकते हैं दूसरा क्या है, मुख्य अक्ष। अब हम लोगों ने देखा कि ध्रुव क्या है, P, ध्रुव को भी जान लिए, वक्रता केंद्र क्या है उसको भी जान लिए, वक्रता त्रिज्या क्या है उसको जान लिए। अब इनका यूज करके हम डेफिनेशन दे सकते हैं। देखिए ध्यान से, गोले दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C के से गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों आप देखिए यहाँ से, ये हुआ हमारा ध्रुव P, ये हुआ हमारा C, या यहाँ से गुजरने वाली सरल रेखा हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। सेम टू सेम यहाँ भी हो सकता है दोस्तों, इसे बोलेंगे हम लोग मुख्य अक्ष। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों दो डेफिनेशन और है, और चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम उसको बताने के बाद आपको सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार हम प्रतिबिंब को निर्माण कर सकते हैं किसी भी गोली दर्पण से, अवतल हो चाहे उत्तल। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य फोकस। आप देख सकते हैं मुख्य फोकस के बारे में मैंने क्या बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती प्रतीत होती है। दोस्तों मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आप देखेंगे अवतल दर्पण के लिए वास्तव में मिलेंगी और उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें मिलती प्रतीत होती हैं, इसलिए मैंने दोनों के लिए लिख दिया है, मिलती है अथवा मिलती प्रतीत होती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गोली दर्पण बना लिया है, अवतल दर्पण है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण समांतर आ रही है, मैंने बोला है समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन जब होगी दोस्तों, तो यहाँ से आपको एक बिंदु जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे ही हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो एक पेंट हुआ है, अब आगे जाएगी नहीं, इसलिए परावर्तित हो जाती है दोस्तों इधर से इधर की ओर। मैंने परावर्तित किरण को दो तीर से दिखाया है, परावर्तित किरण को मैंने दो तीर से दिखाया, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों ये वाली जो किरण गई है उसको हम डॉटेड रूप से पीछे मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हुई है। तो यह देख सकते हैं, इसे कैपिटल F से दिखाते हैं। जहाँ भी वो मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकस दूरी। ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिंदु है ध्रुव और यहाँ है फोकस, तो इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। आप देख सकते हैं ध्रुव व मुख्य फोकस, ध्रुव आप यहाँ P लिख सकते हैं, मुख्य फोकस कैपिटल F लिख सकते हैं, के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और इसे स्मॉल f से दिखाते हैं, जैसा कि मैंने इस फिगर में दिखा दिया है। अब बात आती है दोस्तों द्वारक क्या है। तो दोस्तों द्वारक आपको मैं सिंपली बात बता दूं तो आप देख रहे हैं ये वाला जो है, ये वाला जो है, यही परावर्तक पृष्ठ का ये जो यहाँ से दिखाया गया है, इसका यही व्यास क्या कहलाता है, द्वारक। तो यहाँ मैंने लिख दिया है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास ही क्या कहलाता है, हमारा द्वारक कहलाता है। आई होप दोस्तों आपकी इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को सीक्वेंस से ज़रूर देखा कीजिए, नहीं तो आपको कहीं भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि एक एक चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ कि थोड़ा सा एक रिलेशन मैं बताता हूँ कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। उसके बाद मैं प्रतिबिंब निर्माण को खींचने के लिए अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से क्या रूल्स हैं मैं बता दूंगा आपको। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में संबंध। तो दोस्तों यदि ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे आपको उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दे दिया जाएगा, यदि उसकी वक्रता त्रिज्या आपको दे दी जाएगी, जैसे मैं बोल दिया गया यहाँ से वक्रता त्रिज्या इसकी 30 सेमी है, यहाँ से देखिए, उसके बाद तब पूछ दिया जाएगा इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, F बराबर R/2। यही फार्मूला आप लगाओगे 30/2, और यहाँ पे जब जैसे ही करोगे तो यहाँ 15 सेमी उसकी फोकस दूरी निकल कर आ जाएगी।
दोस्तों ज़्यादा कठिन नहीं है, इससे ये केवल फार्मूला है, आप इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद जब मैं इससे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने लगूंगा तो आपको और भी बेटर समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम, इसको सीखते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो यहाँ दिया गया प्रतिबिंब खींचने के नियम, यानी गोली दर्पणों से हमें विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाना है। तो आप अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनाया जाता है। किसी वस्तु से 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें चलती थी और परावर्तन के बाद जहाँ मिल जाती थी वहीं हमारा प्रतिबिंब बन जाता था। तो आप देख रहे हैं, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। आपने देखा था कि वस्तु से जो 2 प्रकाश की किरणें चलती थी उन्हीं की आवश्यकता होती थी। 2 या 2 से अधिक प्रकाश, तो कम से कम की बात हो रही है, 2 प्रकाश की किरण होने चाहिए। यहाँ दिया गया है, अतः नीचे दिए गए नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करके प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सकता है। यानी मैं यहाँ कुछ 4 नियम मैं लिखने वाला हूँ दोस्तों। यदि उन चारों में से कोई 2 नियम यदि आपको याद रहेगा तो उससे आप किसी भी स्थिति में अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उससे आप प्रतिबिंब का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या नियम है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 2 किरण भेजा है। अभी आपने देखा कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होगी, तो हम लोगों ने 2 किरण लिया। तो ये वाला तो दोस्तों मुख्य अक्ष है, यहाँ पे होता है ध्रुवी, यहाँ भी ध्रुवी होगा। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ध्यान से देखिए, जैसे ही प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये किरणें दर्पण से परावर्तित हुई तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और दोस्तों यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख लिया है अवतल। अवतल का मतलब ये है कि दोस्तों कि अवतल दर्पण में जाति वास्तव में जाएंगी। और यहाँ दिया गया है अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। आप देखिए ध्यान से, अगर मुख्य फोकस की ओर जाकर ऐसे आप देखेंगे यहाँ से, तो आपको लगेगा कि यहाँ से किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ध्यान से देख सकते हैं। तो ये मैंने बोला उत्तर। अब दोस्तों जाती हैं वास्तव में यहाँ मिलेंगी प्रकाश की किरणें, इसलिए दोस्तों अवतल में ऐसा संभव होता है। और उत्तल में दोस्तों ऐसा संभव नहीं होता है, वहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इधर क्या किया गया है, पेंट किया गया है, तो प्रकाश उधर उस पार नहीं जा पाएगा। तो ऐसा डॉटेड मिला दिया जाता है कि आंशिक रूप से प्रकाश गया है, इसका मतलब वहाँ से ऐसा लग रहा है कि आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला रूल्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको अगले 3 रूल्स और बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं एक साथ करके उसको समझा देता हूँ कि मतलब क्या है और हमें किस प्रकार उसको याद रखना है। तो दोस्तों अब हमारा अगला रूल्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी वहाँ हम लोगों ने किया था कि समांतर भेजे थे तो मुख्य फोकस से जा रहा है। ये रूल्स दोस्तों, जो दूसरा वाला रूल्स है, ये ठीक उसी का उल्टा है। यहाँ देख सकते हैं आप कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, अच्छा जब मुख्य फोकस से होकर जा रही है, क्योंकि इसमें अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठधरी है, तो जाने वाली। अब यहाँ दोस्तों जो चल रहा है, अब ये उत्तल लेंस के लिए शुरू हो रहा है। इधर का जो कही गई बातें थी वो अवतल के लिए थी कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से गई मुख्य फोकस से होकर गई है, यहाँ भी मुख्य फोकस से होकर गई, तो यहाँ क्या हुआ, दर्पण से परावर्तित हुई, समांतर हो गई। समांतर का मतलब होता है दोस्तों एक रेखा से ठीक उतनी ही दूरी से बनाकर सीधे निकल जाना। जैसे ये मुख्य अक्ष है, तो जब ये परावर्तित हुई तो इसके समांतर का मतलब ये है कि इसके बीच की जो दूरियां हैं सभी जगह समान है, इसके बीच की जो दूरियां हैं सभी जगह सेम है। इसका मतलब ये है दोस्तों। तो जब भी आपसे ये याद रख लीजिएगा, पहला रूल्स क्या कह रहा है, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यदि मुख्य फोकस से होकर गई तो समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। चलिए दोस्तों अब तीसरा रूल्स देख लेते हैं। तीसरा रूल्स क्या है दोस्तों, कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो जब भी दर्पण से टकरा कर वो परावर्तित होगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। आप देख सकते हैं ये प्रकाशिक केंद्र से गई है, जैसे ही टकराई है, जो 2 किरण दिख रहा है दोस्तों, 2 एरो में लगाया हूँ, वो परावर्तन के पश्चात प्राप्त किरण है, तो उससे टकराई फिर उसी मार्ग में वापस लौट रही। यहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं उसकी ओर जा रही थी और यहाँ टकराई, क्योंकि पार तो जाएगी नहीं क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है, तो डॉटेड हम लोगों ने मिला दिया। यहाँ देख सकते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, आप देख सकते हैं ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, जब जाती है तो अवतल जाति प्रतीत होगी,
ना, तो वहाँ क्या होगा दोस्तों, उत्तल की बात हो रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उधर जा रही थी, ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यहाँ देख सकते हैं टकराई, फिर ये उसी मार्ग से वापस लौट रही है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 3 रूल्स जाना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं लास्ट रूल की तरफ, तब उसके बाद दोस्तों हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को खींचेंगे और देखेंगे किस प्रकार हम लोग उससे बना पा रहे हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला रूल्स है, आप देख सकते हैं लास्ट रूल्स है, यहाँ है कि कोई प्रकाश की किरण गोली दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक दिशा में जितने कोण से आपतित होती है। तिर्यक दिशा का मतलब दोस्तों तिरछे, आप देख सकते हैं एक प्रकाश की किरण है गोली दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक आपतित हो रही है, तो कह रहा है जितने कोण पे आपतित होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से जितने कोण से आपतित हुई है, यहाँ जितने कोण पर आपतित हुई है उतने ही कोण से मुख्य अक्ष के दूसरी ओर, उतना ही कोण से मुख्य अक्ष के दूसरी ओर, आप देख सकते हैं ये पहली ओर है, ये दूसरी ओर, मुख्य अक्ष के दूसरी ओर परावर्तित हो जाती है। आप देख सकते हैं इस दर्पण से टकराई है प्रकाश की किरण, उसके बाद मुख्य अक्ष की दूसरी ओर परावर्तित हो गई है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यदि आपको ये रूल्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप अगर इस रूल्स को समझ गए तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि कोई भी प्रकाश का मतलब कोई भी प्रतिबिंब के निर्माण हो, किसी भी स्थिति में आपको दर्पण के सामने रख दिया जाएगा वस्तु को, तो आप आसानी से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रतिबिंब निर्माण से 3 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब मैं थोड़ा सा इसको आप रिपीट कर देता हूं दोस्तों। अभी तक मैंने क्या बताया, तो दोस्तों पहला रूल्स हमारा था कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दोस्तों कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने दूसरा रूल्स पढ़ा कि यदि प्रकाश की किरण यहाँ केवल मैं भी अवतल दर्पण की बात बता रहा हूँ दोस्तों, उत्तल में भी ऐसे ही होता है, बस उसमें जाती प्रतीत होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, समांतर जा रही है तो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो समांतर हो जाएगी। तीसरा हम लोगों ने देखा दोस्तों कि यदि कहाँ से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो क्या होगा दोस्तों, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। और लास्ट रूल्स हम लोगों ने देखा दोस्तों कि यदि कोई तिर्यक दिशा में कोई जितने कोण पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये उतने ही कोण से मुख्य अक्ष के दूसरी ओर परावर्तित हो जाती है। दोस्तों कहीं ना कहीं आप इसे पढ़ चुके हो परावर्तन के नियम में। आप देख सकते थे कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे समतल दर्पण पर आती थी, ये होता था हमारा अभिलंब, जितने कोण पे यहाँ आपतित हुई थी उतने ही कोण से यहाँ पे परावर्तित हुई थी, और जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था I बराबर R। ये ठीक वही है दोस्तों, बस यहाँ गोली दर्पण के संदर्भ में लिया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब बात आती है, सर आपने हमें रूल्स तो पढ़ा दिया, अब किस प्रकार हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, अब आपको मैं बता रहा हूँ इन सभी चारों किरणों को यदि आप ध्यान में रखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी दर्पण, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, उससे यदि प्रतिबिंब का निर्माण आप कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें बताना है। क्या क्या बताना है दोस्तों, अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है जिस वजह से दोस्तों अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बस मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि प्रतिबिंब निर्माण के दौरान आपके 3 चीज़ें प्रतिबिंब के बारे में बताना है। पहली बात उसकी स्थिति बताना है कि वो दर्पण से कितनी दूर बना है। दूसरा उसकी आकृति बताना है दोस्तों, स्थिति आकार बताना है उसका, और उसके बाद दोस्तों उसकी प्रकृति बताना है। प्रकृति में दोस्तों आ जाएगा वास्तविक बना है कि आभासी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो और तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों। और चलिए दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।